2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी मोदी जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि राम मंदिर बनाएंगे, और सारे विपक्षी दल कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, और कुछ घंटों के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है एकदम। नेहरू जी आई मेरा थिंक बने थे। भारत नेक्स्ट 5 ईयर, भारत बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत बेस्ट इंडियन रेलवे सिस्टम, भारत बुलेट वंदे ट्रेन इनहैंस करेंगे, भारत सोलर पावर पूरे भारत में, भारत सेमीकंडक्टर हाइड्रोजन मिशन जो अपकमिंग है हमारा, भारत बेस्ट वाटरवेज, किसी को दिक्कत आज भी नहीं हो रही है 10 सालों में पानी का, और आने वाले वक्त में भी नहीं होगी। भारत गगनयान, स्थिर समृद्ध सशक्त भारत। हम अब विपक्षी दलों ने 3 महीना एक ही गाना गाया शोएब, क्योंकि मैं सारे नेशनल डिबेट्स पर थी। अरे क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट रोग, लोग बेरोजगार हैं, लोग बेरोजगार हैं। तब मैंने डेटा सामने रखा कि वी हैव जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट डबल इन द लास्ट 10 इयर्स। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि सारे धर्म पहले पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे, लेकिन रिफॉर्मेशन सारे धर्मों में आया पर मुसलमानों में नहीं आया। तो एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आबादी अंडर कंट्रोल होगी तो सुविधाएं और एम्प्लॉयमेंट सबके घर घर तक पहुंच पाएगा। पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी के नेता के घर से तो सेक्स टॉय भी सीज होते हुए देख लिया। उसके बाद फिर औरतों को टॉयलेट देना, औरतों को चूल्हा देना, उज्ज्वला योजना में 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसके बाद आयुष्मान भारत, उसके बाद क्लीन इंडिया मिशन, उसके बाद फिफ्थ इकोनॉमिक पावर इन वर्ल्ड, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, उसके बाद फिर फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, और वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, आप लोग मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद इस तरीके से 1 to 1 हम ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ नादिया इलाही खान मौजूद हैं। बहुत से टॉपिक, बहुत से सवालात, बहुत सी बातें हैं करने को, और उसके लिए नादिया इलाही खान से हमने टाइम लिया है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा से, मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं कुछ ही घंटों के बाद। एक इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है, ऑलमोस्ट 65 करोड़ वोट डले हैं, जो कि मेरे ख्याल से क्या बल्कि डेफिनेटली दुनिया की हिस्ट्री में, मतलब सबसे पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इतने ज्यादा वोट डले हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर बड़ी बात ये, कहा यह जाता था कि भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी जैसा भी है, लेकिन मतलब चाहे इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन मिनोरिटीज पे बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन मुसलमान बहुत परेशान है। तो ये भी पूछेंगे कि कौन कौन से मुस्लिम एरिया से बीजेपी जीती या बीजेपी हारी। फिर पाकिस्तान के साथ अगर दोबारा तीसरी दफा कुछ ही टाइम बाद ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन होंगे। क्या सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये बोला था कि तीसरी बार मतलब तीसरी बड़ी इकोनॉमी इंडिया को बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी पूछेंगे कि अब की बार 400 पार का जो नारा था, क्या वो पूरा होता नजर आ रहा है या नहीं होता नजर आ रहा। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी हैं आप। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। काफी जमाने के बाद शोएब आपने मुझे याद किया है। जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया जी, आप भी तो मसरूफ रहती हैं ना। देखें, आपने जितनी कंपेन की है, मैंने फिर खुद ही सोचा, मैंने कहा इतनी मसरूफियत में मैंने क्या आपको डिस्टर्ब करना है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब कंपेन भी हो गई, रिजल्ट भी ऑलमोस्ट आ गया, तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा टाइम दे दें। शोएब सच में मेरी इतनी हेक्टिक शेड्यूल थी, इतनी हेक्टिक शेड्यूल थी कि मैं सही से खा नहीं पा रही थी। मैं 4 4 घंटे सोई हूँ सिर्फ। ओ, मैं 3 महीने सिर्फ 4 4 घंटे सोई हूँ। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। तो अभी 2 3 4 घंटे के बाद आपकी ये सारी थकावट, आपकी सारी एफर्ट आपके सामने होगी या नहीं होगी। सबसे पहले तो ये बताएं, मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं नादिया जी, सॉरी,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अभी अचानक मेरे माइंड में है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो प्री पोल है, इसके थ्रू जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है, ये फेक है, ये आर्टिफिशियल है। जो ऑफिशियल रिजल्ट आएगा उसमें कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी जीती नजर आएगी। ये आप बताइए, ये पॉसिबल है? मतलब मीडिया पे ये सब फेक हम अगर कोई दिखा दे, या इंटरनेशनल मीडिया भी फेक दिखा दे, क्या बीजेपी के पास इतने पैसे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को भी देते हैं आप लोग, और मेन स्ट्रीम अपने मीडिया को भी? फिर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मीडिया से भी कुछ लोगों को दिए जाते हैं। मतलब इतने पैसे हैं, ये बताइएगा जरा। शोएब, जब जब कोई बच्चा अपने प्रिपरेशन अच्छे नहीं करता है ना पढ़ने में, और जब वो फेल हो जाता है तो वो कहता है कि माहौल अच्छा नहीं था, टीचर्स बहुत सख्त थे, मेरी पेंसिल खराब हो गई, मेरा पेन खराब हो गया, मैं बिल्कुल शॉक हो गया। और टीचर जो है वो उन्होंने बड़ी कड़क वहां पर सिक्योरिटी दे करके रखी थी। तो ये सारे सिर्फ बहाने हैं और दकियानूसी बहाने हैं, फजूल के नॉनसेंस और इडियट बहाने हैं। या एक ये भी कहा जाता है कि एक मुझे मामूली सा। मुझे सबसे पहले आगे फ्रंट चेयर पे बिठा दिया गया, तो मैं थोड़ा नर्वस रह हो गया, मतलब मेरे पे प्रेशर आ गया कि मैं सबसे आगे था तो टीचर देख रहा था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्रिपरेशन पूरे साल किया है तो आपको पंखे पर भी बैठा दिया जाए या छज्जे पर बैठा दिया जाए या टीचर के कंधे पर बैठा दिया जाए, आप लिख ही लोगे। अब मेरा सवाल बहुत छोटा सा है और इसी में जवाब भी है। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि वो राम मंदिर बनाएंगे, और तब से लेकर के 2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी मोदी जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि राम मंदिर बनाएंगे। और सारे विपक्षी दल कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, और कुछ घंटों के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है एकदम। नेहरू जी आई मेरा थिंक बने थे। नेहरू जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। मे भी मैं गलत हूँ, देखने वाले बताइएगा। लेकिन मेरे मेरा ख्याल से मेरा मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है विपक्षी दलों से। सरकार तो बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, सरकार तो बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, तो मैं भी पूछ सकती हूँ ना। मैं जनता हूं, मैं वोटर हूं भारत की। विपक्षी दल को कोई वोट क्यों करेगा जबकि 28 पार्टियां मिलने के बावजूद भी एक प्रधानमंत्री नहीं चुन पाई। अब आप सोचो कि 28 पार्टियां एकजुट हुई हैं राहुल बाबा के साथ, और उन्होंने एक निर्णय नहीं लिया प्रधानमंत्री का। तो देश के इतने बड़े बड़े निर्णय वो कैसे ले सकता था? नहीं ले सकता था। और देश के लोगों को, खास करके युवाओं को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जो 28 पार्टियां राहुल बाबा के साथ जो निकाह किया है और एकजुट होकर के 28 पार्टियां राहुल बाबा के पैंट को पकड़ पकड़ करके दुमछल्ला बन के चल रही हैं, इन्होंने एक एक निर्णय नहीं लिया, देश को ये नहीं बताया कि इंडी अलायंस का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश की जनता डर गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 में हमको राहुल बाबा मिले, 2025 में अरविंद केजरीवाल जेल खटा आसामी मिले, 2026 में हमको सोनिया एंटोनियो मिल जाए, 2027 में हमको शरद पवार मिल जाए, 2028 में हमको ममता बनर्जी मिल जाए। देश की जनता डर गई। देश की जनता ने सोचा कि भाई 10 सालों में मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, पूरे देश को एक खंडर से शीश महल बना दिया है, तो भैया हम मोदी जी को ही वोट देंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो कंपेनिंग में जाता है तो माँ बहनें जब उनको स्कार्फ उड़ाने आती तो उनके पैर छूता है झुक करके। कोई वीवीआईपी वाला नेचर नहीं, डाउन टू अर्थ। अब विपक्षी दलों ने 3 महीना एक ही गाना गाया शोएब, क्योंकि मैं सारे नेशनल डिबेट्स पर थी। अरे क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट रोग, लोग बेरोजगार हैं, लोग बेरोजगार हैं। तब मैंने डेटा सामने रखा कि वी हैव जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट डबल इन द लास्ट 10 years। जीडीपी का जो कैपिटा है जी। उसको डेटा में निकाल करके कोई भी व्यक्ति, मैं जो बात कर रही हूं वो मैं डेटा के हिसाब से बात कर रही हूं, कोई भी व्यक्ति गूगल उठाए और देखे कि भारत के जीडीपी का कैपिटा कितना बढ़ा है 10 साल में। उसके बाद फिर 10 साल जब यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2004 से 2014 में 27 मिलियन जॉब को यूपीए कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया एंटोनियो की सरकार ने क्रिएट किया था। 27 मिलियन जॉब जॉब जब एनडीए की सरकार आई
तो ओनली इन 8 years 85 मिलियन जॉब उन्होंने क्रिएट किया, 85 मिलियन जॉब। उसके बाद फिर हमने श्री राम टेम्पल, राम मंदिर जी टेम्पल से इम्प्लीमेंटेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सेक्शन 370 हटाना, 3 तलाक बैन करवाना, जीएसटी का इतना बड़ा हमारा इतना खूबसूरत रिजल्ट आना, डिमोनेटाइजेशन के जरिए से सारे काले धन को हमने निकलते हुए देखा, गिनती होते हुए देखा। और कई जगह तो कांग्रेस के शाहू हो या वह उनके मुसलमान नेता हो, उनके घरों से तो नोटों का पहाड़ भी देख लिया। और पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी के नेता के घर से तो सेक्स टॉय भी सीज होते हुए देख लिया। उसके बाद फिर औरतों को टॉयलेट देना, औरतों को चूल्हा देना, उज्ज्वला योजना में 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसके बाद आयुष्मान भारत, उसके बाद क्लीन इंडिया मिशन, उसके बाद फिफ्थ इकोनॉमिक पावर इन वर्ल्ड, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, उसके बाद फिर फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, पहली दलित प्रेसिडेंट ऑफ भारत द्रौपदी मुर्मू हमारे पास। उसके बाद फिर इफेक्टिव स्टेप ऑन वन कंट्री वन इलेक्शन, एक विधान एक संविधान, फ्री राशन, 80 करोड़ जनता हमारे देश में फ्री राशन उठाती है, 80 करोड़ जनता। 2 करोड़ से ऊपर महिलाएं लखपति दीदी का लाभ उठा चुकी हैं। उज्ज्वला योजना जो है वो करोड़ों महिलाओं को मिला, और मोदी जी खुद गए उनके घर पे चाय पीने के लिए, खुद गए भारत के जी प्रधानमंत्री। और उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसी चीजें, एफसीआरए स्ट्रॉन्ग, एंटी नेशनल चंद्रयान थ्री एनजीओ मिसिंग, अगर हम बात करें, बहुत, मिशन मून चंद्रयान 3 बहुत, मतलब मैं अभी गिनने बैठूंगी तो शायद सुबह हो जाएगी। ऐसे ही है। तो अच्छा इतने नादिया जी, सक्सेस। ये तो वो है जो हुआ सो हुआ। और एक चीज मैं 1 मिनट लूंगा, मतलब अपना एक स्टांस रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे तो पब्लिक ओपिनियन डेली बेस पे चलता रहता है, लेकिन ऐसे ऑडियंस के साथ मैं अपनी ओपिनियन या अपनी डिस्कशन सामने ओपनली रख रहा हूँ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाई 10 साल जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान में उन्हें लेके कभी कोई अल्फाज यूज किए गए बिलावल भुट्टो की तरफ साहब की तरफ से, कभी किसी की तरफ से, कभी ये कहा गया मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से। लेकिन ये चीज चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो, चाहे पाकिस्तान की मीडिया हो, ये मैं चैलेंज करके बिल्कुल मतलब क्लियरली ये कह रहा हूं, ये चीज हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई इंडिया की डेवलपमेंट में ये 10 साल बहुत ज्यादा अहम थे। इंडिया इन 10 सालों में बहुत सी चीजों को अचीव कर चुका है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो अपना आईटी में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में हो। हमने रशिया के मामले में देखा, हमने यूएस के मामले में देखा, हमने ईरान के मामले में देखा। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारा मीडिया, वो मीडिया जो ओपनली, मतलब सबको पता है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया के हवाले से कुछ पॉजिटिव चलाना बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल रहता है, वो ये चीज एक्सेप्ट करता नजर आ रहा है। अब आप लोग वहां पे बैठे हैं, डेफिनेटली आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कौन सा प्राइम मिनिस्टर आपके लिए बेहतर है। हमें जो यहाँ पे बैठ के नजर आ रहा है कि इस 10 सालों में बहुत सी चीजें हमने देखी हैं जो हमारे मीडिया हमें बता रहा है कि भाई आप लोग आगे गए, डेवलपमेंट की तरफ गए। नादिया जी, खैर ये तो वो है जो हुआ सो हुआ। आगे क्या करने वाले हैं? मतलब दो तीन ऐसे दावे या दो तीन ऐसी स्टेटमेंट हैं जो मेरे ख्याल से थोड़ी मुश्किल पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन मुश्किल के तीसरी बड़ी इकॉनमी, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो 2014 में ये भी नहीं लगा था पूरी दुनिया को कि हम फिफ्थ पोजीशन पर इकोनॉमी में हाँ चले जाएंगे और डिफेंस पे चौथे पोजीशन पर चले जाएंगे, और G20 हम होस्ट हाँ करेंगे। ये भी लोगों को नहीं पता था। आईमैक कॉरिडोर हमारे साथ साइन होगा, हमारे देश के साथ। ये भी लोगों ने 2013 में, 2014 में भी बिलीव नहीं किया था, पर बिलीव करना पड़ा। जब हो गया तो करना पड़ा। लोगों ने ये भी बिलीव नहीं किया था कि कश्मीर में जिन हाथों में पत्थर था, जिन हाँ जिन जुबान पर गालियां थी, उस हाथ में कलम और जुबान पर भारत माता की जय आ जाएगा। ये भी नहीं किसी ने यकीन किया था, किसी ने बिलीव नहीं किया था, पर हुआ, डेफिनेटली हुआ। भारत आने वाले 5 साल में, हमारा केंद्र, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर अजित डोभाल जी क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, जो हम लोग हैं, जो हम कार्यकर्ता हैं, हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। और मात्र मैं कंटिन्यू आपसे सिर्फ 3 मिनट मांगूंगी, और 3 मिनट में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि भारत के प्रधानमंत्री देश के प्रति क्या करना चाहते हैं आने वाले 5 साल में, और हम लोग क्या करना चाहते हैं।
for the betterment of Bharat. Bharat next 5 year. Bharat best infrastructure. Bharat best Indian railway system. भारत बुलेट वंदे ट्रेन एनहांस करेंगे. भारत सोलर पावर पूरे भारत में. भारत सेमीकंडक्टर हाइड्रोजन मिशन जो अपकमिंग है हमारा. भारत बेस्ट वाटरवेज. किसी को दिक्कत आज भी नहीं हो रही है 10 सालों में पानी का, और आने वाले वक्त में भी नहीं होगी. भारत गगनयान. स्थिर समृद्ध सशक्त भारत. भारत बेस्ट डिफेंस एक्सपर्ट एंड एक्सपोर्ट. भारत युवाओं की शक्ति. भारत बेस्ट स्पेस सेक्टर. भारत बेस्ट सोलर पावर. भारत बेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग. ये है वो कार्य जो मोदी जी करेंगे. अब जैसे ही हमारा कैंपेनिंग खत्म हुआ था, वैसे ही बहुत हाय ववेला विपक्षियों ने मचाया कि मोदी जी क्यों चले गए स्वामी विवेकानंद जी के प्रार्थना में, और वो मौन व्रत में क्यों बैठ गए, वो रॉक माउंटेन क्यों चले गए. अरे, जहां एक तरफ विपक्षी दल के राहुल बाबा और कई ऐसे नेता जो विपक्षी दल के बैंकॉक की टिकट करवा रहे थे, वहीं पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रॉक माउंटेन स्वामी विवेकानंद जी के पास चले गए और कन्याकुमारी जाकर के वो बैठे एक बहुत बड़े साधना में और पूजा में और भक्ति में. और याद रहे कि एक बहुत बड़ा ड्रीम हमारे भारत के प्रधानमंत्री का था, सागर माला. श्रीलंका और भारत की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना और बहुत नॉर्मलाइज करना. बिल्कुल. और वहां से उन्होंने उसका शुरुआत कर दिया. मतलब आप समझ रहे हो, 30 तारीख को, 30 मई को वो बंगाल में मेगा रोड शो कर रहे थे. मेगा रोड शो. हम सामने में खड़े थे पश्चिम बंगाल में. हम वहां पर एज अ वर्कर, एज अ कार्यकर्ता, एज अ वॉलेंटियर हम खड़े हुए थे. और उसके बाद फिर 31 तारीख को हमने देखा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री सागर माला प्रोजेक्ट को भी मद्देनजर रखते हुए वो स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में जाकर के, रॉक माउंटेन में जाकर के बैठ गए और वहां पर पूजा आराधना भी किया और एक सागरमाला प्रोजेक्ट का उन्होंने नींव भी रख दिया. समझ में आई आपको बात? ठीक है. वो बहुत दूर तक सोचते हैं, जहां पर हम सोच भी नहीं सकते हैं, या राहुल बाबा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, वो उसको पहले सोच लेते हैं. अब आती है कि हम कार्यकर्ता, हम जो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, हमारा क्या क्या काम होगा. हमारा काम होगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के लिए आवाज उठाना. मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि सारे धर्म पहले पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे, लेकिन रिफॉर्मेशन सारे धर्मों में आया पर मुसलमानों में नहीं आया. तो एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आबादी अंडर कंट्रोल होगी तो सुविधाएं और एम्प्लॉयमेंट सबके घर घर तक पहुंच पाएगा. यूसीसी का इम्प्लीमेंट भारत में, पूरे भारत में करवाएंगे. मदरसा को तोड़कर सबको स्कूल बनाएंगे. मजारों को तोड़कर सब पर यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी और एजुकेशनल सेंटर खुलवाएंगे. नमाज, सड़क, बाजार, शॉपिंग मॉल, समुंदर, तालाब, नदी, जहां जहां पर पढ़ते थे लोग, उसको बंद करवाएंगे. मस्जिदें क्योंकि 3 लाख से ज्यादा है हमारे पास, उसमें जाकर नमाज पढ़ो. मुस्लिम औरतें भी मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ सके और किसी के बिना परमिशन के. इस इक्वालिटी को हम दिलवाएंगे मुस्लिम औरतों को. औरंगजेब और बाबर ने जो भारत में 40,000 मंदिरें तोड़ी थी, वो वापस लेंगे हम जितने भी भारतवासी हैं. इस्लामिक या शरिया कानून को बंद करवाएंगे, क्योंकि भारत इज अ संवैधानिक कंट्री, भारत कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है. वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, उसका डेटा निकलवाएंगे. और उस 2 लाख करोड़ की संपत्ति को मुसलमानों पे उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, उसका भी डेटा निकलवाएंगे. और अगर ये 2 लाख करोड़ की संपत्ति मुसलमानों के हित में काम नहीं आई है, तो वक्फ बोर्ड पर ताला लगवाएंगे. देवबंद और दारुल उलूम जो फतवा जारी करता है और बड़े ही अश्लील फतवाओं को जारी करता है, हम उसको बंद करवाएंगे. अवैसी ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को मस्जिद जरारा का नाम दिया था इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान. जो मस्जिद जरारा जो होता है, वो मुनाफिकों ने बनाया था अरब में. ये उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को वो नाम दे दिया. तो जिस हिसाब से असदुद्दीन अवैसी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अब्बू जान
अब्दुल्ला साहब का जिस हिसाब से बेइज्जती किया है, हम उनको जेल भेजवाएंगे। अवेसी के भांजे अराफात ने हैदराबाद की कैंडिडेट माधवी लता को सरे बाजार मां बहन की गालियां दी, एफआईआर होकर रखा हुआ है, हम उसको जेल भेजवाएंगे। अवेसी के प्रवक्ता जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर, हाजी साहब है, उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा था कि मैं नाजिया इलाही खान 5-6 लाख रुपए लेकर के आरएसएस के नेता मंत्रियों का बिस्तर गर्म करती हूँ, अपना कपड़ा खोलती हूँ, तो मैं उनको जेल भेजवाऊंगी। सीएए इंप्लीमेंट हो गया है भारत में, एनआरसी इंप्लीमेंट करवाएंगे, तो ये हम करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन फोकस ज्यादा आपका मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ रहेगा, उनकी एजुकेशन के लिए रहेगा, उनकी डेवलपमेंट के हाँ लिए रहेगा, और जो भी चीजें गलत या जो भी मतलब आपको वो बेहतर लगेगा वो उस हवाले से आप करेंगे। नादिया जी, मुझे ये बताइएगा कोई ऐसा एरिया, मतलब देखें ये भी एक सवाल बनता है, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी हो और वहां से बीजेपी ने सीट विन की हो, अगर कोई ऐसा एरिया है तो बताइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में हमारी मोर देन आई थिंक 45 सीटें हैं, और वहां पर आधा महाराष्ट्र मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। जैसे आप मोहम्मद अली रोड जाएं, आप मीरा रोड जाएं, आप घाटकोपर जाएं, आप जोगेश्वरी जाएं, मतलब बहुत सारे एरियाज जो है वो हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया है जहां पर बीजेपी जीत रही है। अब पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया ही जो है वो आई थिंक 16% घुसपैठिया हैं, जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, पिशावरी जो यहाँ पर घुस के बैठे हैं, और रोहिंग्या, तो वो भी फेक आईडी वाले हैं। और उसके बाद फिर 28% मुसलमानों की मेजोरिटी पश्चिम बंगाल में है। पर यहाँ पर भी हम 42 में से आई थिंक 22 से 25 सीटें जीत रहे हैं। ठीक हो उसके गया। बाद उत्तर प्रदेश जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आई थिंक 22% जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है। और वहां पर आई थिंक हम पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं, पूरी की पूरी। हैदराबाद जो अवेसी का सेट है, जहां पर माधवी लता जी को पहली बार भारतीय जनता पार्टी की फायर लेडी को उतारा गया था, जिनकी कंपेनिंग में मैं भी गई थी, तो वहां पर भी जिस हिसाब से दिख रहा है, एकदम 60-40 का मात्रा दिख रहा है। क्योंकि नादिया जी, ये जो सारी बातें हमने की, आपने बताया कि जो 10 साल गुजरे हैं उसमें आपकी पार्टी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या काम किए इंडिया के लिए, क्या अचीवमेंट की, क्या डेवलपमेंट की, क्या बेहतरी लाए, ये तो आपने बताया। आने वाले टाइम में इंडिया के लिए क्या करेंगे ये भी आपने बताया। हाँ, देखने वाले जरूर बताइए कि जो नाजिया इलाही खान ने अचीवमेंट बताई हैं क्या वो वाकई में सब की सब अचीवमेंट हुई है, और सेकेंडली क्या आने वाले टाइम में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है इस तीसरे टेन्योर में, ये भी आप बताइएगा। लेकिन नादिया जी, लास्ट में मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो आपने अपने इंटरनल मैटर्स या जो इंडिया के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से आपने डिस्कशन की, मुस्लिम के हवाले से और ओवरऑल, लेकिन अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो जियो पॉलिटिक्स में नो डाउट इंडिया पहले भी एक बहुत ही अहम हैसियत रखता है और आने वाले टाइम में भी एक अहम हैसियत रखेगा। लेकिन उसकी पोजीशन क्या होगी, क्या वो इंटरनेशनल पावर से या फिर सुपर पावर से कोई घबराता नजर आएगा, या अपना क्लियर और अपना बिल्कुल जो सा वो स्टेट स्टांस रखता नजर आएगा? देखिए, आपने कहा कि क्या इंडिया की, भारत की इकोनॉमी थर्ड पोजीशन पर जाना आसान है, क्या हो सकता है? आपके जी। व्यूअर्स बिल्कुल बताएंगे। मैं उसमें आपको बता दूं कि जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स के अभी नाम गिनाए हैं, ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। जी। जितने भी टूरिज्म फैक्टर्स को भारत के प्रधानमंत्री जो फोकस कर रहे हैं, वो हमारी इकोनॉमी पर बहुत मैटर करेगा। एक वेटिकन, अयोध्या अब क्या हो गया है, वो हिंदुओं की एक वेटिकन सिटी हो गई है। उसके बाद फिर सरदार पटेल जी का जो एक बहुत बड़ा मूर्ति बना है, वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है, उसको अगर गूगल पे सर्च करके डेटा निकाला जाए, तो वो अकेला एक स्टेट को चला देगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी मात्र 3 दिन पहले इंडिया सेंट्रल बैंक ने ब्रिटेन से 100 टन सोना अपना वापस मंगवा लिया है, हाँ, ये क्योंकि खबर देश मैंने की देखी संपत्ति थी। है, देश की संपत्ति है, देश में रहेगी। ठीक है। अब आपने सवाल किया कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स थे, जो ट्रेड के रिलेशनशिप्स थे, जो इंटरनेशनल एक अफेयर। जी। अफेयर्स थे, वो क्या और स्ट्रांग होंगे? और उससे उससे देश को और हमें कितना फायदा मिल सकता है, और भारत के लोगों को कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, मोदी जी बिल्कुल सेट है, आने वाले थर्ड टर्म में वो बिल्कुल सेट है एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए। और जहां तक मेरा आंकड़ा है, हम थ्री
75 से 411 तक हम कल लेकर आने वाले हैं कुछ घंटों में। और आप समझ रहे हैं, 395 टू 411 सीटें अगर हमारी आती हैं, तो इस विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, और इस विश्व के सबसे स्ट्रॉन्ग नेता प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। आपको मैं फिर से अभी 4 दिन पहले का एक न्यूज बताती हूँ, जो मेरे चैनल पर नहीं चला है, जो इंटरनेशनल चैनल पर चला है, कि जितने भी कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज हमारे जैसे फेयर इलेक्शन करवाना चाहती है, और हमारे जैसे फेयर इलेक्शन का मंत्रा लेना चाहती है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जिसको मेरी बात गलत लग रही है वो गूगल में सर्च कर सकता है, कि कई कंट्रीज ने कहा है कि ये मंत्र हमें चाहिए। आईमैक कॉरिडोर हमारे डोर पर खड़ा है और वो नॉक कर रहा है, और जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके प्रोसेस चलेंगे, तो भारत इस विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ताकतवर देश हो जाएगा। हमारे जिस तरह से कल्चरल सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति अरब तक पहुंच चुकी है। ईरान हमसे बहुत बहुत अच्छे संपर्क करना चाहता है, हमसे अमेरिका, ब्रिटेन, सारे सारे के सारे एक्सेप्ट पाकिस्तान हमारे साथ सारे के सारे अच्छे संपर्क में हैं। मैं आपको दावे से कह रही हूं कि आने वाले 2026 में आप मुझसे बात करेंगे कि नाजिया जी, आप, हमने तो थर्ड पोजीशन पर बोला था इकोनॉमी का, ये तो सेकंड पोजीशन पर चला गया। ये मैं आपको जिम्मेदारी लेकर कह रही हूँ। तो द थर्ड थिंग इज कि देखिए, योगी जी ने इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग, उन्होंने एकदम साफ सुथरे तरीके से कहा था कि 6 महीने में पीओके हमारा होगा। अब उसकी भी हाँ मैं आपको प्रक्रिया बता देती हूँ। ये बात विंटर सेशन में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सितंबर में इलेक्शन होगा। सो नाउ वी हैव 3 मंथ्स, अभी हमारे पास 3 महीने हैं, और 3 महीने में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद हमारा फोकस पीओके पर होगा। और पीओके में चाइना और पाकिस्तान मिलकर के जितनी भी सेना बैठा ले, या जितने भी आर्म्स ले आए, या जितने भी बारूद ले आए, हम चूड़ियां नहीं पहनकर बैठे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे बारूद और बहुत सारी सेना हमारे पास भी है। हम डिफेंस में इस पूरे विश्व में चौथे पोजीशन पर हैं, इस पूरे विश्व में। तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके आने के बाद भी जो प्रोजेक्ट्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे, जो प्रोजेक्ट्स और भी ज्यादा इनहैंस होंगे, वो भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, और वो एक बहुत बड़ा पॉइंट बनेगा। इसके ऊपर तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट थी योगी आदित्यनाथ की, उसके ऊपर तो प्रॉपर एक प्रोग्राम किया जा सकता है कि भाई 6 माह जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, क्या वो सिर्फ इलेक्शन कंपेन के हवाले से एक स्टेटमेंट थी या वाकई कुछ ऐसा हो सकता है। इसके ऊपर नेक्स्ट एक सेशन नाज़िया इलाही खान साहिबा से करेंगे। आपको आज की नाज़िया इलाही खान की जो बात है, जो डिबेट है, जो उन्होंने सवालात के जवाबात दिए, वो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे जो सवालात थे वो कैसे लगे वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कुछ ही घंटों बाद जो रिजल्ट आएगा, आप उससे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। मुझे आज बहुत टाइम बाद, बहुत दिनों या फिर शायद महीने महीने डेढ़ के बाद नाज़िया इलाही खान से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया नाज़िया जी आपके टाइम का। जल्द 2-3 दिन में फिर आपसे थोड़ा वक्त लेंगे और बहुत सी चीजों के ऊपर बात करेंगे। आपके सभी व्यूअर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ घंटों के बाद जब मोदी जी जीत जाएंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, तो कमेंट में जय श्री राम लिख करके मुझे जरूर कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की मेहनत। है, बहुत कंपेनिंग की है। तो अब चले। अब के लिए जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर 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 महादेव। ओके हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।